आजादी मिल गई, लेकिन हमारी प्लेट आज भी गुलाम है। – 1947 में इंडिया आजाद हुआ था, लेकिन मैं आज पॉलिटिक्स की बात नहीं करने वाली। मैं बात करने वाली हूं आपके प्लेट की। एक छोटा सा सवाल है, ब्रेकफास्ट में मैं अगर आपसे कहूं कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स, ग्रेनोला, पीनट बटर, ग्रीक योगर्ट, स्मूदी बोल, तो समहाउ ये सब सुनकर लगता है हेल्दी, मॉडर्न, डिसिप्लिन्ड, फिटनेस। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ पोहा, सत्तू, इडली सांभर, दही चूरा, रागी डोसा, बेसन चीला, बाजरे की रोटी, छाछ, तो इनमें से कई चीज़ों के साथ एक अलग इमेज अटैच्ड है। घर का खाना, पुराने ज़माने का, गांव में खाते हैं। और यहीं से मेरे दिमाग में एक सवाल आया, हमने कब डिसाइड किया कि हमारा खाना आउटडेटेड है? क्योंकि जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई दिया। हमारी प्लेट एक दिन में नहीं बदली। किसी वेस्टर्न आदमी ने आकर हमसे ये नहीं कहा कि आज से पराठा बंद, कॉर्नफ्लेक्स खाओ। नहीं, यह चेंज बहुत धीरे हुआ। इकोनॉमिक्स से, एडवर्टाइजिंग से, गवर्नमेंट पॉलिसी से, अर्बनाइजेशन से, कन्वीनियंस से, और सबसे इंटरेस्टिंगली एस्पिरेशन से। नई चीज सिर्फ नई बोलकर नहीं बेची गई, कई बार उसे मॉडर्न, साइंटिफिक, सोफिस्टिकेटेड और कन्वीनियंट बनाया गया। और हमारा अपना खाना धीरे धीरे ऑर्डिनरी हो गया। तो आज इंडिपेंडेंस डे पर मैं एक अलग तरह के इंडिपेंडेंस की बात करना चाहती हूँ, फूड इंडिपेंडेंस। और नहीं, इस वीडियो का कंक्लूजन ये बिल्कुल नहीं होगा कि पिज्ज़ा खाना देशद्रोह है। प्लीज़, मुझे भी पिज्ज़ा खाना है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि हम जो खा रहे हैं वो हमने कॉन्शियसली चूज़ किया है या किसी ने हमारे लिए चूज़ करना बहुत आसान बना दिया है। भारत की प्लेट पहले कैसी थी? सबसे पहले एक मिथ हटाना चाहूँगी। ट्रेडिशनल इंडियन डाइट नाम की कोई डाइट नहीं थी। इंडिया इतना डाइवर्स है कि केरला का ट्रेडिशनल खाना और राजस्थान का खाना कंप्लीटली अलग हो सकता है। बंगाल में मस्टर्ड ऑयल, केरला में कोकोनट, कुछ हिस्सों में ग्राउंड नट, कहीं सेसमे, पंजाब में व्हीट, साउथ और ईस्ट के कई हिस्सों में राइस, राजस्थान में बाजरा, कर्नाटका में रागी। अलग अलग दालें, अलग फर्मेंटेड फूड्स, अलग सीजनल सब्जियां। हमारे खाने की स्ट्रेंथ ये नहीं थी कि हमारे एंसेस्टर्स के पास कोई मैजिकल न्यूट्रिशनल नॉलेज थी। स्ट्रेंथ थी डाइवर्सिटी और लोकैलिटी। जो जहां उगता था, लोग लार्जली उसी इकोसिस्टम के आसपास खाना बनाते थे। और इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी मिलेट्स, रागी, बाजरा, ज्वार, कोडो, कुटकी, फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट। आज इन्हें देखकर हम बोलते हैं सुपर फूड, लेकिन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ये सुपर फूड नहीं था, फूड था। और ये स्टैटिस्टिक्स सुनो, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले इंडिया में कल्टीवेटेड ग्रेन्स में मिलेट्स का हिस्सा लगभग 40% था, आज से दशकों पहले। लेकिन राइस और व्हीट फोकस्ड फूड सिक्योरिटी सिस्टम के बाद मिलेट कल्टीवेशन और कंजम्पशन दोनों ही नीचे गिर गए। ICAR के हिस्टोरिकल रिव्यू के मुताबिक मिलेट कल्टीवेशन का एरिया लगभग 6 दशकों में 62% से भी ज्यादा घट गया। यानी कि हमने नया सुपर फूड डिस्कवर नहीं किया है, हमने पुराने फूड को भूलकर दोबारा डिस्कवर किया है। और अब वही रागी प्रीमियम पैकेट में आएगा, मिनिमल बेज पैकेजिंग, और ऊपर लिखा होगा एंशिएंट ग्रेन। प्राइस की तो बात ही मत करना। ये मुझे पूरी कहानी का सबसे सैड हिस्सा लगता है। बहुत सारे ट्रेडिशनल फूड सिर्फ डिसअपियर नहीं हुए, उनका स्टेटस गिरा। मिलेट्स को कई जगह कोर्स ग्रेन कहा गया, कुछ ट्रेडिशनल फूड्स गरीबों का खाना बन गए। और जैसे जैसे इनकम बढ़ी, पॉलिश्ड राइस, रिफाइंड व्हीट, पैकेज प्रोडक्ट्स एस्पिरेशन बनते गए। जबकि आज न्यूट्रिशन साइंस उसी डाइवर्सिटी की वैल्यू आज रिकॉग्नाइज कर रही है। इंडियन इंडिजिनस फूड पर एक साइंटिफिक रिव्यू में रिसर्चर्स ने 508 इंडिजिनस फूड्स को डॉक्यूमेंट किया। उसमें से कई फूड्स
आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, जिंक और फोलेट के अच्छे सोर्सेज पाए गए। मतलब हमारे पास लिटरली हंड्रेड्स ऑफ रीजनल फूड्स थे जिनके बारे में अर्बन इंडिया को शायद नाम तक नहीं पता। और मैं ये नहीं बोल रही कि पुराना है इसीलिए हेल्दी है, बिल्कुल नहीं। पुराने समय में भी मैल न्यूट्रिशन था, फूड स्कार्सिटी थी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज थी, हर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस साइंटिफिकली परफेक्ट नहीं थी। लेकिन हमने मॉडर्नाइजेशन करते समय एक गलती की, हमने प्रॉब्लम के साथ नॉलेज भी फेंक दिया। अब मेरे फेवरेट एग्जाम्पल पे आते हैं। सत्तू, भुना हुआ चना, बिहार, झारखंड और ईस्टर्न इंडिया में जेनरेशन से खाया जा रहा है। पानी में डालो, नींबू, नमक, जीरा और समर ड्रिंक रेडी। या पराठा बनाओ, लिट्टी में भरो। हमारे घर में कोई इसे पीकर ये नहीं बोलता था गाइस आज मैंने प्लांट बेस्ड फंक्शनल प्रोटीन बेवरेज लिया। वो बोलते थे मैंने आज सत्तू पिया। सत्तू पी लो। आज मार्केट की लैंग्वेज देखो, हाई प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, गट फ्रेंडली, क्लीन इंग्रेडिएंट्स, फंक्शनल बेवरेज। ये सारे कॉन्सेप्ट्स गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे जेन्युइनली फनी लगता है। हमारी दादी जिस चीज़ को डब्बे से निकाल कर दे रही थी, उसी कंसेप्ट को इंग्लिश में एक्सप्लेन करो तो वो 500 रुपए का वेलनेस प्रोडक्ट बन जाता है। और यही फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि वे प्रोटीन और सत्तू न्यूट्रिशनली सेम है, नहीं है। वे एक कंसंट्रेटेड प्रोटीन सप्लीमेंट है। सत्तू एक होल फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन मिलता है। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव सिर्फ एवरीडे न्यूट्रिशियस फूड है तो हमें अपनी पैंट्री को अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं कॉर्पोरेट मार्केटिंग के मेरे फेवरेट केस स्टडी पे। 1990s इंडिया लिबरलाइज हो रहा था। ग्लोबल ब्रांड्स इंडियन मार्केट को सीरियसली देख रहे थे और 1994 में केलॉग्स इंडिया में आया था। प्रॉब्लम, इंडियन ब्रेकफास्ट तो पहले से ऑक्यूपाइड था। इडली, डोसा, पोहा, उपमा, पराठा, दही, चीला और अलग अलग रीजन के डजन्स ऑफ ब्रेकफास्ट ऑप्शंस। केलॉग्स की शुरुआती एक्सपीरियंस पर मार्केटिंग केस स्टडीज में इनक्रेडिबल लाइन मिलती है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स जैसे इडली और वड़ास को कंपटीशन के रूप में डिस्क्राइब किया था। और शुरुआती लॉन्च बहुत अच्छा नहीं चला। क्यों? इंडियन कंज्यूमर्स को कोल्ड मिल्क में ब्लैंड सीरियल डालकर खाना न्यूट्रिशनल नहीं लगा। हमारा ब्रेकफास्ट अक्सर हॉट, सेवरी और फ्रेशली प्रिपेयर्ड था। इवेंचुअली केलॉग्स ने इंडियन प्रेफरेंसेस को समझा और फ्लेवर्स बदले, पोजीशन बदली, प्रोडक्ट्स बदले और मार्केट ग्रो हुआ। अब ध्यान देना, यहाँ विलन केलॉग्स नहीं है। कंपनी का काम कर रही थी, नया मार्केट बनाना। इंटरेस्टिंग चीज कंज्यूमर साइकोलॉजी है। धीरे धीरे पैकेज ब्रेकफास्ट का नया कल्चरल मीनिंग बना। फास्ट, मॉडर्न, कन्वीनियंट, अर्बन। और ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट टाइम कंज्यूमिंग। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ, पूरी दुनिया में कन्वीनियंस फूड्स के साथ हुआ। लेकिन इंडिया में कॉन्ट्रास्ट बहुत फैसिनेटिंग है क्योंकि हमारे पास पहले से ही इंस्टेंट इश ब्रेकफास्ट था। पोहा बनाने में कितना समय लगता है, उपमा, बेसन चीला, लेफ्ट ओवर रोटी दही के साथ, इडली बैटर प्रिपेयर्ड हो तो इडली, फिर भी पैकेट खोलकर बोल में डालना मॉडर्न कन्वीनियंस का अल्टीमेट सिंबल बन गया। अगर आपको लगता है इन्फ्लुएंसर्स ने इंडियन फूड हैबिट्स बदलना अभी शुरू किया है तो प्लीज मीट 1930s का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। डालडा ओरिजिनली ट्रेडिशनल इंडियन घी नहीं था। ये हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट यानी वनस्पति था जिसे देसी घी के चीपर ऑल्टरनेटिव की तरह मार्केट किया गया था। 1937 में लीवर ब्रदर्स से जुड़ी कंपनी ने डालडा लॉन्च किया। लेकिन इंडियंस को कन्विंस कैसे करें? उस समय इंस्टाग्राम तो था नहीं, तो कैंपेन में क्या हुआ? थिएटर फिल्म्स, प्रिंट एडवर्टाइजिंग, सैम्पलिंग स्टॉल्स, लीफलेट्स और रिपोर्टेडली एक स्पेसिफिकली डिजाइंड वैन स्ट्रीट्स पर घूमती थी। 1937 का कैंपेन इंडियन एडवर्टाइजिंग की हिस्ट्री के शुरुआती लार्ज मल्टीमीडिया कैंपेन्स में गिना जाता है और प्रोडक्ट इतना सक्सेसफुल हुआ कि इवेंचुअली कई इंडियंस के लिए
वनस्पति मतलब डालडा, यह एक ब्रांड कैटेगरी बन गया। सोचिए मार्केटिंग की पावर कितनी है। हमारे किचन में पहले से घी और अलग अलग रीजनल ऑयल्स थे, लेकिन इंडस्ट्रियल फूड सिस्टम ने एक नया कुकिंग फैट इंट्रोड्यूस किया जो कि सस्ता था, शेल्फ स्टेबल था, मास प्रोड्यूस था, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड था और ब्रिलियंटली एडवर्टाइज था। यहीं से एक चीज समझ आती है, फूड हैबिट सिर्फ हेल्थ से नहीं बदलती, प्राइस बदलता है, अवेलेबिलिटी बदलती है, एडवर्टाइजिंग बदलती है और पूरा देश का खाना बदल सकता है। अब कहानी और इंटरेस्टिंग होती है। इंडिया ट्रेडिशनली लोकली प्रोड्यूस्ड ऑयल सीड्स का बड़ा कंज्यूमर था। मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सेसेमे, कोकोनट, सनफ्लावर, अलग रीजन्स, अलग ऑयल्स। फिर 1990s की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के दौरान एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन सब्सटैंशियली लूज होने लगे। 1994 के आसपास एडिबल ऑयल इंपोर्ट पॉलिसी में बड़े चेंजेस आए और इसके बाद इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स की भूमिका काफी बढ़ी। आज स्थिति देखिए, नीति आयोग के अनुसार 1986 से 1987 में इंडिया लगभग 1.4 मिलियन टन एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता था। अब 2021 से 22 लगभग 14.19 मिलियन टन। 2022 से 23 का एस्टिमेट 16.5 मिलियन टन। आज हमारी एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 55 to 60% इंपोर्ट से पूरा होता है और इंपोर्ट्स में सबसे बड़ा हिस्सा पाम ऑयल का है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रिफाइंड ऑयल पॉइजन है। प्लीज इस वीडियो का ऐसा रील मत बनाना। रिफाइनिंग एक प्रोसेसिंग टेक्निक है और अलग ऑयल्स की न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज अलग होती है, लेकिन इकोनॉमिक स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक ऐसे देश से जहां रीजनल ऑयल कल्चर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, दुनिया के सबसे बड़े वेजिटेबल ऑयल इंपोर्टर्स में पहुंच गए। तो जब कोई कहता है फूड इज पर्सनल चॉइस, हाँ सही है, लेकिन आपकी फूड चॉइस सुपरमार्केट शेल्फ पर क्या अवेलेबल है उससे भी बनती है और सुपरमार्केट शेल्फ इकोनॉमिक्स से बनती है। गर्मी में पहले इंडिया में कितनी वैरायटी थी, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, नींबू पानी, आम पन्ना, जलजीरा, बेल शरबत, कांजी, कोकम, अलग अलग राज्यों के डजन्स ऑफ लोकल ड्रिंक्स। इनमें से हर ड्रिंक हेल्दी नहीं होती, शरबत में बहुत शुगर होता है, लस्सी में भी, इसीलिए मैं रोमांटिसाइज नहीं करूंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, इन ड्रिंक्स का कोई मल्टीनेशनल मार्केटिंग नहीं कर रहा था, रेसिपी थी, ब्रांड नहीं। फिर बॉटल्ड बेवरेजेस आए, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैक्ड जूसेस, एनर्जी ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक, फ्लेवर्ड बेवरेजेस और बेवरेज कंज्यूमर इंक्रीजिंगली कमर्शियल प्रोडक्ट बन गया। WHO की इंडिया रिपोर्ट में बेवरेजेस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड रिटेल का एक मेजर कैटेगरी रहे हैं और यहाँ मार्केटिंग के जीनियस समझिए। प्यास सिर्फ प्यास नहीं रही, ड्रिंक अब कूल हो सकता है, यूथफुल हो सकता है, स्पोर्टी हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकता है। छाछ बेचारे के पास शाहरुख खान नहीं था ना मार्केट करने के लिए। आज वेलनेस इंटरनेट का फेवरेट वर्ड पता है क्या है? गट हेल्थ, प्रोबायोटिक, फर्मेंटेड, माइक्रोबायोम। और ये रिसर्च जेन्युइनली एक्साइटिंग है, लेकिन फर्मेंटेशन इंडिया के लिए नया कंसेप्ट नहीं है। इडली, डोसा, ढोकला, उत्तपम, अंबाली और नॉर्थ ईस्ट के न्यूमरस फर्मेंटेड फूड्स है। रिसेंट साइंटिफिक लिटरेचर ट्रेडिशनल इंडियन फर्मेंटेड फूड्स की डाइवर्सिटी को डॉक्यूमेंट करती है। हमारे एंसेस्टर्स माइक्रोबायोम शब्द नहीं जानते थे, लेकिन फर्मेंटेशन फूड प्रिजर्वेशन, टेस्ट, डाइजेस्टिबिलिटी और कुकिंग ट्रेडिशन का हिस्सा थी। अब फनी सिचुएशन ये है कि घर की फर्मेंटेड चीज रोज इडली और वही फैंसी बॉटल प्रोबायोटिक कल्चर फर्मेंटेड सुपर ड्रिंक 180 रुपीज एड टू कार्ट। हम फूड नहीं बदल रहे हैं, कई बार हम सिर्फ उसकी सोशल वैल्यू बदल रहे हैं। यहाँ मैं वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी नहीं बोलूंगी, लेकिन एस्पिरेशन की बात जरूर करूंगी। कुछ साल पहले किनुआ अचानक से इंडिया में अर्बन हेल्थ मार्केट में हर जगह आ गया था। किनुआ न्यूट्रिशियस है, बिल्कुल खाओ। लेकिन साइमल्टेनियसली हम में से कितने लोग जानते हैं कोडो, कुटकी, बार्नयार्ड मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, रागी, ज्वार, बाजरा। हमारी साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉरेन इंग्रेडिएंट प्लस इंग्लिश वेलनेस वोकैबुलरी इक्वल्स डिस्कवरी। लोकल इंग्रेडिएंट प्लस दादी का किचन इक्वल्स ऑर्डिनरी। फिर वही लोकल इंग्रेडिएंट जब प्रीमियम पैकेजिंग में आ जाए तो
एंशिएंट इंडियन सुपर ग्रेन। मुझे लगता है इंडिया ने सिर्फ फूड्स नहीं खोए, हमने उसके साथ उसकी जुड़ी प्रेस्टीज भी खोई, और अब इंडस्ट्री उसी प्रेस्टीज को हमें ही वापस बेच रहे हैं। और ये कहानी पास्ट की नहीं है। 2011 से 2021 के बीच अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड रिटेल सेल्स वैल्यू में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है। सॉल्टी स्नैक्स की रिटेल वैल्यू का CAGR लगभग 16.8% था। ब्रेकफास्ट सीरियल्स कैटेगरी भी तेजी से बढ़ा है। पैकेज का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं होता कि वो बुरा है। मिल्क पैस्चराइज्ड होता है, दाल प्रोसेस होता है, आटा मिल होता है, कर्ड फर्मेंटेड होता है। प्रोसेसिंग इटसेल्फ विलन नहीं है। कंसर्न तब आता है जब हमारी एवरीडे डाइट इंक्रीजिंगली ऐसे प्रोडक्ट्स पर डिपेंड कर जाती है जो कि हाईली फॉर्मुलेटेड है और ट्रेडिशनल होल मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स को रिप्लेस करने लगती है। अगला टारगेट क्या है? मैं टारगेट शब्द बहुत केयरफुली यूज करूंगी क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि कोई सीक्रेट रूम में बैठकर बोल रहा है आज इंडियंस के सत्तू को छुड़वाते हैं। लेकिन मार्केट का डायरेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। हम इंक्रीजिंगली खरीद रहे हैं प्रोटीन ड्रिंक्स, प्रोटीन बार्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ग्रेनोला, फ्लेवर्ड योगर्ट, एनर्जी ड्रिंक्स, इंस्टेंट फूड, मील रिप्लेसमेंट्स, पैकेज्ड हेल्थ स्नैक्स। इनमें से कुछ जेन्युइनली यूजफुल प्रोडक्ट्स है, लेकिन अगली बार कोई नया हेल्थ प्रोडक्ट देखकर एक क्वेश्चन जरूर पूछना, क्या इसका कोई सिंपलर इंडियन इक्विवेलेंट पहले से मेरी डाइट में था? हर बार आंसर हाँ नहीं होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली कई बार हाँ होगा। प्रोटीन चाहिए? दाल, चना, राजमा, पनीर, कर्ड, एग्स, फिश, मीट, सोया, हमारे पास ऑप्शंस है। होल ग्रेन्स चाहिए? रागी, ज्वार, बाजरा और भी बहुत सारे रीजनल ग्रेन्स है। फर्मेंटेड फूड्स, इडली, डोसा, ढोकला, अचार, हाइड्रेशन, उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस है। हर सिचुएशन में एक नियॉन कलर्ड स्पोर्ट्स ड्रिंक जरूरी नहीं है। हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए 500 रुपए की ग्रेनोला बार ही एकमात्र रास्ता नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी डाइट को वेस्टर्न वर्सेस इंडियन कंपटीशन बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। गुड फूड जहाँ का है खाओ, लेकिन अपने फूड को इंफीरियर समझकर मत छोड़ो। अब यहाँ नॉस्टैल्जिया को थोड़ा कंट्रोल करते हैं क्योंकि इंटरनेट का एक दूसरा एक्सट्रीम भी है। हमारे दादा दादी तो सिर्फ घी खाते थे और 100 साल जीते थे। नहीं, इतिहास ऐसा नहीं था। इंडिया ने सिवियर माल न्यूट्रिशन भी देखा है, फेमाइन्स देखे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज थी, फूड सेफ्टी और सैनिटेशन की अपनी प्रॉब्लम्स थी। रेफ्रिजरेशन ने फूड को बचाया, पैस्चराइजेशन ने लाइव्स बचाए, फोर्टिफिकेशन ने डेफिशिएंसी को एड्रेस किया। मॉडर्न फूड साइंस एनिमी नहीं है और फॉरेन फूड्स भी एनिमी नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब मॉडर्न होने के लिए हमें अपनी पूरी फूड नॉलेज भूलनी पड़े। हम एंसेस्टर्स के पास वापस नहीं जा सकते और जाना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन उनसे कुछ सीख सकते हैं। लोकल, सीजनल, diverse, different grains, pulses, vegetables, fermentation, home cooking, ये concepts outdated नहीं है। तो इस इंडिपेंडेंस डे मैं आपसे ये नहीं बोलूंगी कि बर्गर खाना बंद कर दो, ना कॉर्नफ्लेक्स फेंको, ना ओट्स, ना एवोकाडो देखकर भागो। मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है। 1947 में हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिली थी, लेकिन इंडिपेंडेंस सिर्फ फ्लैग लगाने का नाम नहीं है। इंडिपेंडेंस का एक छोटा सा हिस्सा ये भी है कि हम अपनी चॉइसेस को समझे। किसी पैकेट पे अगर हाई प्रोटीन लिखा है तो पीछे पलट कर देखो। कोई फॉरेन इंग्रेडिएंट अगर सुपर फूड कहलाता है तो पूछो हमारे आसपास क्या ग्रो होता है। कोई ट्रेडिशनल फूड आपको बोरिंग लगता है तो पूछो बोरिंग मुझे कब से लगने लगा, क्योंकि शायद हमारी सबसे बड़ी गलती वेस्टर्न फूड खाना नहीं है, हमारी गलती थी अपने खाने की वैल्यू भूल जाना। आज़ादी का मतलब दुनिया से दरवाजा बंद करना नहीं है। पिज्ज़ा भी खाओ, पास्ता भी खाओ, सुशी भी खाओ और क्रोसान भी खाओ, जो अच्छा लगता है वो खाओ, लेकिन अपने घर के खाने को सिर्फ इसीलिए छोटा मत समझना क्योंकि उसकी पैकेजिंग नहीं है, क्योंकि दुनिया के हर कल्चर के पास कुछ वैल्यूएबल है। हमारे पास भी था, बस शायद एक बार दोबारा हमें उसकी तरफ देखना पड़ेगा। इस इंडिपेंडेंस डे अपनी प्लेट को वेस्टर्न मत बनाओ, अपनी प्लेट को इन्फॉर्म्ड बनाओ।
क्योंकि शायद फूड इंडिपेंडेंस का मतलब यही है कि आप क्या खाते हैं उसका फैसला मार्केटिंग नहीं, आप करें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।